अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आप सबकी राइटर सैमा आसिफ। आज हमारी वॉइस आर्टिस्ट जुनैरा बलोच कुछ बिज़ी थी तो सोचा खुद ही वॉइस ओवर कर दूँ। नॉवल की तरफ बढ़ते हैं। नॉवल का नाम है जाने बहराम बाय सैमा आसिफ, एपिसोड नंबर 4। वो तीनों जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो आदिल सीधा रानिया और अपनी माँ के पास गया, जबकि बहराम और अदा दोनों बाहर जाकर गैराज में खड़े हो गए और फिर चंद लम्हों बाद आदिल भी बाहर आ गया। वो तीनों जाकर बहराम की गाड़ी में बैठे। बहराम और आदिल आगे जबकि अदा पीछे बैठी तो आदिल ने बहराम को करीबी मस्जिद का रास्ता बताया, जिस पर अमल करते बहराम सीधे मस्जिद पहुंचा। गाड़ी से उतरकर अदा, आदिल और बहराम तीनों ही मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। अदा का दिल इस वक्त बहुत घबरा रहा था। वो बहराम से शादी करने पर मान तो गई थी, मगर वो अच्छे से जानती थी कि बहराम औरतों से सख्त नफरत करता है, और ये बात वो एक ही दिन में बहराम के मुंह से कितनी ही बार सुन चुकी थी। इसे रोना आ रहा था अपनी बेवकूफ़ी पर। क्या सोचा था इसने कि इसकी ज़िंदगी कैसी होगी, और क्या हो गया था। वो लड़की जो हमेशा से धूमधाम से बैंड बाजे के साथ शादी करना चाहती थी, खुद को लाल चूड़ा पहने देखना चाहती थी, आज ग्रीन रंग के सादा से कॉटन के सूट में इंतहाई सादगी से निकाह करने जा रही थी। अदा फ़ारूकी, तुम जो हमेशा से गरूर करती थी ना कि मेरा नसीब मैं खुद लिखूंगी, देख लो अल्लाह गरूर करने वालों को हमेशा मुंह के बल गिराता है। आज तुम्हें तुम्हारी औकात का अंदाज़ा करवाया है अल्लाह ने। अदा फ़ारूकी, ये है तुम्हारी औकात। तुम चंद लम्हों में एक अनचाहे शख्स के सुपुर्द कर दी जाओगी, और शख्स भी वो जो औरतों से नफरत करता है। अदा फ़ारूकी, तुम्हें तुम्हारी असल औकात का अब पता चलेगा जब तुम्हें एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी जिससे तुम मोहब्बत नहीं करती, और जो तुमसे क्या हर औरत से नफरत करता है। क्या सोच रही हो अदा? अदा आदिल और बहराम के पीछे चलती अपनी ही सोचों में गुम थी। जब आदिल इसके पास आता बोला तो अदा होश की दुनिया में वापस आई, और फिर इसका दिल किया वो अपनी सारी सोचें अपने भाई को सुना दे, जो इसको इतनी बड़ी गलती के बाद भी इसके लिए परेशान था। इससे पहले कि अदा कुछ बोलती, बहराम के आवाज़ देने पर आदिल सीधा चलता काजी और बहराम के पास पहुंचा और निकाह के सब मामला तय करने लगा। अदा भी चलती खामोशी से जाकर अपने भाई के पास सर झुकाए खड़ी हो गई। इसे शदीद रोना आ रहा था, मगर वो खुद पर ज़ब्त के कड़े पहरे बिठाए हुए थी, और अब तो ज़ब्त करने की वजह से अदा के सिर में दर्द से टीसें उठने लगी थीं, जिन्हें वो बमुश्किल बर्दाश्त किए खड़ी थी, और रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसका बाप भी इसकी वजह से ये दुनिया छोड़कर चला गया, मगर फिर भी इसका भाई इसका भला सोच रहा था। काश इसने ये गलती ना की होती, मगर अब तो कोई फ़ायदा ही ना था इन सब बातों का। और फिर अमूमन आखिर में हमारे पास काश ही तो बचते हैं। फिर आदिल के बोलने पर अदा खामोशी से बैठ गई। अदा के साथ साथ बहराम, आदिल और काजी साहब भी बैठ गए, और फिर चंद ही लम्हों में वो हेज़ल ग्रीन आंखों वाली बेवकूफ़ मगर मासूम सी लड़की अदा फ़ारूकी से अदा बहराम खानज़ादा बन गई। निकाह हो जाने के बाद काजी साहब उठकर चले गए तो आदिल ने बहराम को मुबारकबाद देते घर में की गई अपनी बदतमीज़ी पर माफ़ी मांगी, जिस पर बहराम ने बड़े दिल का सबूत देते इसे माफ़ किया। फिर आदिल आगे बढ़ा और इसने अदा के सर पर शफ़क़त से हाथ रखा तो आदिल के सीने से लगती अदा फूट फूट कर रोने लगी। अदा को ऐसे रोते देखकर आदिल भी अपने बाप को याद करते रोने लगा, जबकि बहराम आदिल के कंधे पर हाथ रखे इससे हौसला देने लगा। बहराम बहुत अच्छे से जानता था कि अकेले रहना कैसा होता है। अयाज खानज़ादा भले से इसका बाप था, मगर सिर्फ नाम का बाप था। इसे अपने ऐशो इशरत के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था, अपने दोनों बेटे भी नहीं। बच्चा, मैं तुमसे कहता था ना, रोज़ नज़र की दुआ पढ़ा करो, खुद पर फूका करो, मगर तुमने हमेशा बस अच्छा करती थी, कभी नहीं पढ़ती थी। देखो आज क्या हुआ, तुम्हें लोगों की नज़रें खा गई मेरा बच्चा। मेरी तीनों बहनों में सबसे खूबसूरत और चुलबुली थी तुम, कितनी शरारतें करती थी तुम, और अब देखो क्या हो गया। मुझे माफ़ कर दें भाई, आदि भाई, सब मेरी वजह से हुआ है। आप अम्मी से भी कहना बस मुझे माफ़ कर दें, मैं कभी इन्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, बस वो मुझे माफ़ कर दें। शान के साथ जाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ मैंने क्या कर दिया, मगर इस दिन बहराम ना आते तो आज मैं यहाँ ना होती। आदिल के प्यार से अदा को बोलने पर अदा रोती हुई बोली तो आदिल ने इसे प्यार किया और फिर इसे खुद के सीने से हटाकर अपने सामने खड़ा किया तो अदा भी अपने आंसुओं से तर आंखें उठाकर अपने भाई को देखा। अब जो कुछ भी हुआ तुम इसे भूल जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं जल्द अम्मी और रानिया को मनाकर तुमसे मिलने आऊँगा, मगर तब तक तुम अच्छे बच्चों की तरह बहराम के साथ रहोगी और इस इंसान का नाम भी कभी अपने मुंह से नहीं लोगी। अपने पास्ट को भूल कर अपने प्रेजेंट और अपने को अच्छा बनाओगी और बस अपने फ्यूचर का सोचोगी। आई मेरी बात समझ? आदिल के समझाने पर अदा ने फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया तो आदिल इसे अपने सीने में भेज गया। भाई, आप मुझसे फ़ोन पर बात तो करेंगे ना?
ہاں میرا بچہ، میں ضرور کروں گا تم سے بات، لیکن اگر مجھے بحرام نے بتایا کہ تم نے کوئی شرارت کی ہے تو پھر میں تم سے ناراض بھی ہو جاؤں گا۔ پکا وعدہ، میں کوئی شرارت نہیں کروں گی اور اب سے روز نظر کی دعا پڑھ کر خود پر اور بحرام پر پھونک ماروں گی۔ بس ایک آخری بات پوچھوں؟ ادا کے سوال پر عادل نے فوراً جواب دیا تو ادا ہاں میں سر ہلاتی بولی، اور پھر اس نے فوراً سے دوبارہ سوال داغا جس پر عادل نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ مجھے چاکلیٹ بھیجیں گے نا جیسے پہلے بھیجتے تھے؟ ادا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں چاکلیٹ لا دیا کروں گا۔ نہیں، مجھے میرے عادی بھائی سے چاہیے۔ ادا کے سوال پر بحرام فوراً بولا تو ادا نفی میں سر ہلاتی بولی۔ ادا کو ایسے بولتے دیکھ کر بحرام کو 5 سالہ عائشہ یاد آئی۔ وہ بھی اسی طرح کے عجیب و غریب شکلیں بناتی، لاکھ دائمہ کے منع کرنے پر اس سے فرمائشیں کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، پرومس، جب ہر منتھ میری سیلری آیا کرے گی تو میں اس سے تمہارے لیے تمہاری فیوریٹ چاکلیٹس بھیجا کروں گا۔ عادل کی بات سنتے ادا ہلکا سا مسکرائی اور پھر عادل کے ساتھ چلتی مسجد سے باہر نکلی۔ سامنے گاڑی کو دیکھ کر ادا نے فوراً سے سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ادا کے ایسے دیکھنے پر عادل ایک گہری سانس لیتا ہلکا سا مسکراتا ادا کے ماتھے پر بوسہ دے گیا، اور پھر اس نے اپنی جینز کی جیب میں سے ایک کی چین، سونے کا نیکلس اور چاکلیٹ نکال کر ادا کو دی۔ کی چین اور نیکلس دیکھتے ہی ادا کو یاد آیا کہ جب ادا 10 سال کی تھی تو وہ کی چین اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر عادل کو دی تھی اور کہا تھا کہ وہ اسے شادی کے تحفے میں یہی کی چین دے، جبکہ وہ سونے کا نیکلس جس پر انتہائی خوبصورتی سے ادائے جاں لکھا تھا وہ اس کے باپ نے اپنی ہر دل عزیز بیٹی کے لیے بنایا تھا، اور کہا تھا جس دن وہ اسے رخصت کریں گے اس دن وہ اپنی بیٹی کو یہ تحفہ دیں گے۔ وہ نیکلس فاروقی صاحب نے ادا سے چھپا کر رکھا تھا۔ یہ خیال بس فاروقی صاحب کا تھا، کیونکہ ادا وہ نیکلس کئی بار نکال کر دیکھ چکی تھی۔ کی چین اور نیکلس دیکھتے ادا ایک بار پھر رونے لگی تو عادل نے اپنی بہن کو دعائیں دیتے رخصت کیا، اور ادا جو روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی تھی وہ اس بات سے انجان تھی کہ آنے والی زندگی اس کے لیے کتنی خوشیاں اپنے ساتھ لانے والی ہے، اور وہ ادا فاروقی جو روتی بلکتی سب سے اپنی عزت کی بھیک مانگتی ایک انچاہے رشتے میں بند کر ادا بحرام خانزادہ بنی تھی، وہ ادا بحرام خانزادہ خود نہ صرف اپنے شوہر کی حفاظت کرے گی بلکہ اپنے ساتھ ہونے والے ایک ایک ظلم کا بدلہ سود سمیت واپس لے گی۔ ایلیکس، لائٹس آن۔ بحرام ولا کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی بحرام فوراً بولا تو لائٹس خود بخود آن ہو گئی۔ لائٹس کو ایسے چلتا دیکھ کر ادا اپنا رونا دھونا بھولتی لائٹس کو دیکھنے لگی، اور اس کے بعد وہ بڑی شان بے نیازی سے بحرام ولا کو دیکھنے لگی۔ ارے بھائی، اس نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اتنا بڑا گھر دیکھا تھا تو پھر وہ حیران کیوں نہ ہوتی؟ ادا کو ایسے منہ کھول کر حیرانگی سے گھوم گھوم کر اپنا گھر دیکھتے ہوئے بحرام حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ تم گھر کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ یہ تو پورا میرے خوابوں کا گھر جیسا ہے، اتنا بڑا اور اتنا پیارا، وائٹ کلر کا، ٹھیک ویسا جیسا میں نے سوچا تھا کہ میں شادی کے بعد اپنے شوہر سے ضد کر کے بنواؤں گی۔ بس ایک پرابلم ہے۔ وہ کیا؟ بحرام کے سوال پر ادا گول گھومتی اپنی پوری بازو پھیلاتی بولی تو بحرام نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ ادا کے منہ بنا کر بولنے پر بحرام نے پریشانی سے سوال کیا، کیونکہ اسے تو ہمیشہ سے ہی اپنا گھر ایک دم پرفیکٹ لگتا تھا۔ یہاں پر آپ ہیں میڈم، میں آپ کا شوہر ہوں، میں یہاں نہ ہوتا تو کون ہوتا پھر؟ ہاں، یہ تو میں نے ہمیں سوچا ہی نہیں کہ اب آپ میرے شوہر ہیں۔ ادا کے بولنے پر بحرام سینے پر ہاتھ باندھتا بولا تو ادا فوراً بولی، جس پر بحرام نفی میں سر ہلاتا ایک دیوار کے اندر گھس گیا۔ بحرام کو دیوار کے اندر جاتا دیکھ کر ادا بھی بھاگ کر اس کے پیچھے آئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ کوئی دیوار نہیں بلکہ ایک لفٹ تھی جس کے اندر کھڑا بحرام بٹن دبا رہا تھا۔ بحرام کے بٹن دبانے پر ادا فوراً سے اندر گھس گئی تو لفٹ کا دروازہ بند ہوا، اور پھر وہ جب کھلا تو ادا بحرام ولا کے پہلے فلور پر تھی۔ بحرام لفٹ سے نکلتا سیدھا چلتا ایک کمرے میں داخل ہوا تو ادا بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ بلیک اینڈ وائٹ تھیم پر بنے اس کمرے اور پھر اس میں لگے کالے رنگ کے گول بیڈ کو دیکھ کر ادا انتہائی خوش ہوئی۔ اس کی خوشی دیکھ کر الماری کے آگے کھڑا بحرام بھی ہلکا سا مسکرایا اور پھر اپنے کپڑے لے کر پلٹا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ ادا جو اس بات سے انجان تھی کہ بحرام واش روم جا رہا ہے وہ بھی فوراً سے اس کے پیچھے بھاگی۔ اپنے پیچھے سے پیروں کی چھاپ سنتے بحرام فوراً پلٹا تو سامنے ہی ادا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بیگم، میں نہانے جا رہا ہوں، آپ ساتھ نہائیں گی؟ نہیں،
मैं तो बस ये सोफ़ा देखने आई थी। बहराम जो वॉशरूम के दरवाजे में खड़ा अदा को देख रहा था, एक आईब्रो उचकाते बोला तो अदा गड़बड़ाई और फिर फ़ौरन जवाब देती सोफ़े पर हाथ फेरने लगी। अदा की इस हरकत पर बहराम फ़ौरन से वॉशरूम में घुस गया। बहराम को अंदर जाता देखकर अदा भाग कर आई और फ़ौरन से बेड पर चढ़ती छलांगे लगाने लगी। इसे ऐसे नर्म बिस्तर बहुत पसंद थे जिन पर वो फ्री की बाउंसिंग कर सके। अभी अदा छलांगे लगाने में मसरूफ़ थी कि बहराम अपने चॉकलेट ब्राउन बालों में टॉवल फेरता बाहर निकला और अपने बेड पर अदा को छलांगे लगाते और इसकी बेडशीट को ख़राब होते देखकर इसे गुस्सा आने लगा। अदा जो अपनी ही मस्ती में गुम थी छलांगे लगाती पलटी तो अपने सामने खड़े बहराम को गुस्से से खुद को घूरता देखकर इसकी जंपिंग को ब्रेक लगी और फिर वो वहीं बेड पर ऐसी मासूम शक्ल बनाकर बैठ गई जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। तो बहराम को जहाँ इसकी हरकतों पर गुस्सा आ रहा था वहीं हंसी आने लगी, जिसे वो गला साफ करता महारत से छुपा गया। मुझे साफ सुथरी चीज़ें पसंद है, इसलिए अब तुम उठो और ये बेडशीट साफ करो और बाद में खुद को भी साफ करो। मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? बहराम की बात सुनते अदा फ़ौरन बोली तो बहराम ने इससे सर से पाँव तक देखा। तुमने पिछले 2 दिन से यही कपड़े पहने हैं। वो मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं। बहराम की याद दिलाने पर अदा फ़ौरन से सर झुकाते बोली तो बहराम एक गहरी सांस लेता अपनी अलमारी की तरफ आया और फिर इसमें से बहराम ने अपना एक ट्राउज़र शर्ट निकाला। ये लो, फ़िलहाल ये पहन लो, फिर सुबह मैं तुम्हें नए कपड़े ला दूंगा। ये तो मुझे बहुत बड़े होंगे। कोई बात नहीं, फ़िलहाल गुजारा कर लो। बहराम अपना ट्राउज़र शर्ट अदा की तरफ बढ़ाते बोला तो अदा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर बहराम फ़ौरन बोला तो अदा ने कपड़े पकड़ लिए। मगर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तो क्या हुआ, अब पहन लो। कपड़े पकड़ते ही अदा बोली तो बहराम ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर अदा सर झुका गई। आपके सामने कैसे? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी पहन सकती हो। अदा के हल्की सी आवाज़ में बोलने पर बहराम ने जवाब दिया तो अदा कपड़े लेती वॉशरूम में घुस गई, जबकि बहराम कमरे से निकलता सीधा नीचे किचन में आया। अदा नहाकर बहराम के कपड़े पहनती बाहर निकली तो खुद को सामने लगे अलमारी के शीशे में देखकर हैरान हुई। बहराम की शर्ट की लंबाई इतनी थी कि इसके घुटने भी कवर थे, जबकि इसके हाथ तो शर्ट की बाजू में मुकम्मल गायब हो चुके थे और यही हाल इसके पाँवों का भी था। फिर अदा ने फ़ौरन से शर्ट के बाजू और ट्राउज़र की टांगों को फोल्ड करते अपने हाथों पैरों को आज़ादी बख्शी और फिर अपने सूट का ग्रीन दुपट्टा उठाती खुद पर ओढ़ती बहराम को ढूंढती नीचे किचन में पहुंची, जहां बहराम खड़ा ग्लास में जूस डाले पी रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से कुछ बना दो। बहराम सरसरी से अंदाज में कहता जूस का गिलास पकड़ते किचन से बाहर निकल गया, जबकि अदा तो बस इसकी शक्ल देखकर रह गई।